ट्रिपल धमाका ऑफर जहां आपको मिल रहा है नॉर्सेट, आरआरबी, राजस्थान सीएचओ और स्टाफ नर्स के ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर अप टू 90% तक का डिस्काउंट, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के ऊपर रिकॉर्डेड बैच फ्री। ये ऑफर 3 नवंबर तक ही वैलिड है, इसलिए देर ना करें और आज ही तैयारी शुरू करें। एनरोल। नमस्कार साथियों, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी लोग? बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ, तंदुरुस्त और बिल्कुल एक मस्त हालात में होंगे। और आप को सबको पता है कि अपन कुछ स्पेशल चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, आपके खास एपिसोड जिसका नाम है 360 डिग्री, जिसके अंदर बहुत कुछ काम की चीज़ें जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, उसके ऊपर अपन चर्चा करें और बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल के अंदर अपन उसको टॉपिक को भी कवर करने का प्रयास कर रहे हैं ना। तो अपन आज के सेशन के अंदर आज जो अपन डिस्कशन करने वाले हैं वो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, किससे संबंधित? पैनक्रियाज से और पैनक्रियाटाइटिस के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अगर मैं बात करता हूँ पैनक्रियाज की, और पैनक्रियाज के बाद अपन इससे संबंधित जो अपने डिसऑर्डर्स होता है जिसका नाम होता है पैनक्रियाटाइटिस, उसके ऊपर भी चर्चा करूंगा मैं, है ना। तो दोनों टॉपिकों को अपन कवर करेंगे, लेकिन अपन हमेशा से एक जो हमारी प्लानिंग रहती है कि अपन चीज़ों को बेसिक से उठाते हैं, जीरो से शुरू करते हैं, ताकि जो भी विद्यार्थी अगर कभी भी क्लास को देखेगा तो उसको अच्छा लगेगा कि भाई मुझे कुछ नहीं आता और उसे लेकर मुझे सब कुछ आता है। मतलब सब कुछ का मतलब इतना कुछ आता है जो एग्जाम के लिए सफिशिएंट होता है, उसके ऊपर अपन हमेशा से फोकस से रहा है। तो आज अपन देखो पैनक्रियाज और पैनक्रियाटाइटिस के ऊपर फोकस करने वाला है और बहुत कुछ आपको शानदार चीजें मैं आपको यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपकी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखो, सबसे पहले अगर अपन बात की यहाँ पर मैं शुरुआत करूँ तो सबसे पहली जो शुरुआत यहाँ पर रहेगी पैनक्रियाज से रहेगी। किससे रहेगी? पैनक्रियाज से रहेगी। क्या होता है पैनक्रियाज, उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्या अभी पैनक्रियाज एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। सॉरी, एक्सोक्राइन पैनक्रियाज की अभी अपने एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और साथ ही साथ अपन क्या कह सकते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड का भी नेचर है। तो अपन जब दोनों नेचर साथ में होंगे तो अपन उसे क्या नाम दे देंगे? अपन उसे मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे? अपन मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जानेंगे। अब यहाँ पर एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन है, मतलब ये मिक्स टाइप की ग्लैंड है। आगे अपन उसके ऊपर और प्रकाश डालेंगे। इसको अपन क्या कहते हैं भाई? स्वीट ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं अपन इसको? स्वीट ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। इसको अपन, इसका जो शेप होता है उसके शेप को अपन लीप, कैसा शेप कहते हैं? लीप लाइक शेप, या पर उसे क्या कह सकते हैं? फिश लाइक शेप के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? फिश लाइक शेप के नाम से भी जानते हैं। इसका शेप जो रहता है वो लीप लाइक भी रहता है और फिश लाइक शेप भी देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर अपन इसकी लोकेशन की मैं बात करता हूँ तो लोकेशन के अंदर आपको याद रखना है कि अगर अपन क्वाड्रेंट बेसिस पर देखें तो किसकी बेसिस? क्वाड्रेंट बेसिस पर देखें तो ये आपके लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये जो एक रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होता है, इसका मेजर पार्ट है ना, इसका मेजर जो पार्ट होता है, वो जो मेजर पार्ट रहेगा वो आपके रिट्रोपेरिटोनियल पार्ट रहता है। कैसा पार्ट रहता है? रिट्रोपेरिटोनियल पार्ट रहता है। ये चीज को भी ध्यान रखना डियर। मेजर पार्ट कैसा होता है भाई? आपके रिट्रोपेरिटोनियल पार्ट होता है, इसका भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर अपन इसकी क्वाड्रेंट के अलावा अगर अपन इसके रीजन के अकॉर्डिंग पोजीशन देखें तो रीजन के अकॉर्डिंग ये जो पोजीशन रहती है वो आपके रहेगी लेफ्ट हाइपोकॉन्ट्रिक रीजन के अंदर। मुख्य तौर पर वो कहाँ पर रहेगी? आपके लेफ्ट हाइपोकॉन्ट्रिक रीजन के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है। उसके अलावा जो अगर अपन इसके वेट की बात करूं मैं तो इसका जो वेट रहेगा वो लगभग कितना रहता है? आपके 60 ग्राम के अराउंड इसका क्या रहता है? वेट रहता है। उसके अलावा इसकी जो लेंथ रहती है, ये लेंथ आपके लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर इसकी क्या रहती है? आपके लेंथ रहती है। तो उन सारी चीज़ों को आपने को क्या रखना है? ध्यान रखना है। बेसिक पर्सपेक्टिव है, बेसिक चीज़ें उसको आपको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ठीक है। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ तो इस पैनक्रियाज के अंदर क्या होती है भाई? डक्ट होती है। डक्ट दो तरह की होती है, एक तो होती है मेन और एक होती है आपके एसेसरी। अगर मैं मेन की बात करता हूं या फिर एसेसरी की मैं बात करता हूं तो सभी लोग सुनिएगा ध्यान से। पैनक्रियाज के अंदर दो मेन डक्ट होती है। एक का नाम होता है विर्संग डक्ट। क्या नाम होता है उसके अंदर? विर्संग डक्ट होता है। और दूसरी डक्ट का नाम होता है हॉफमैन डक्ट। क्या नाम होता है आपके? हॉफमैन्स डक्ट होता है। ठीक है। और साथ ही साथ मैं बात करता हूँ एसेसरी की, तो एसेसरी के अंदर दो डक्ट होती है। एक तो होती है भाई आपके बर्नार्ड। कौन सी होती है भाई? आपके बर्नार्ड्स डक्ट होती है। और साथ ही साथ अगर मैं कह दूं तो यहाँ पर एक अपने सेंटोरिनी, बर्नार्ड और सेंटोरिनी डक्ट भी प्रेजेंट होती है। बर्नार्ड और सेंटोरिनी डक्ट भी प्रेजेंट
रहती है। ध्यान रख लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट जो इसके पॉइंट है, की पॉइंट है, डायरेक्ट कहीं ना कहीं ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब अगर अपन बात करते हैं तो देखो पेनक्रियाज के पार्ट की है ना, पार्ट्स ऑफ पेनक्रियाज। अगर अपन पार्ट्स ऑफ पेनक्रियाज के ऊपर चर्चा करें तो पेनक्रियाज के कितने पार्ट होते हैं, देखो यहाँ पर सुनिएगा ध्यान से। अगर अपन पार्ट्स ऑफ पेनक्रियाज के ऊपर बात करूं तो पेनक्रियाज के 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं भैया? 4 पार्ट्स होते हैं। और उस 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं वो देखिएगा ध्यान से। एक तो रहता है भाई आपके हेड रहता है, दूसरा आपका नेक रहेगा, तीसरा आपकी बॉडी रहेगा, और चौथा जो रहेगा वो आपके टेल रहेगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो हेड रहता है यहाँ पर मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एडिनोकार्सिनोमा ऑफ पेनक्रियाज, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एडिनोकार्सिनोमा ऑफ पेनक्रियाज, ठीक है। और याद रखना पेनक्रियाज के कैंसर का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर, पेनक्रियाज के कैंसर का जो रिस्क फैक्टर होता है वो रहता है आपके, सबसे मेजर रिस्क फैक्टर रहता है स्मोकिंग पेनक्रियाटिक रिस्क का, कैंसर का एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ ऑन्कोलॉजी, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। हाई फैटी डाइट है जो मतलब रिस्क फैक्टर है लेकिन कॉमन रिस्क फैक्टर नहीं है। सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर हमेशा क्या होता है भाई आपके, याद रखना स्मोकिंग सबसे मेजर रिस्क फैक्टर होता है आपके किसका, पेनक्रियाटिक कैंसर का। मोस्ट कॉमनली कैंसर होता भी कहाँ पर है, हेड पर होता है, ठीक है। उसके अलावा जो बॉडी होता है सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट होता है। और अगर मैं बात करता हूँ आपके टेल के अंदर, तो टेल के अंदर हमेशा क्या देखने को मिलेगा, आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस देखने को मिलती है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस प्रेजेंट होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस प्रेजेंट, आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस इज प्रेजेंट। याद रखिएगा आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस के मैक्सिमम नंबर यहाँ पर आपको प्रेजेंट देखने को मिलेंगे डियर, ध्यान रखिएगा। तो टेल की बात होगी, बॉडी की बात होगी, नेक की बात होगी, हेड की बात होगी, ये तो आपको कुछ अपने मुख्य पार्ट होते। अब यहाँ पर देखना कि जैसे अपने को मैं यहाँ फोटो बना देता हूँ, देखो ये सारा, देखो अगर यहाँ पर बात करते हैं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपने कहा था अपने हेड रहता है, हेड के साथ में अपने क्या रहता है भाई, टेल रहेगा, टेल के साथ में अगर मैं बात करता हूँ तो ये बॉडी रहेगी, बॉडी के साथ ही साथ यहाँ पर क्या रहता है अभी आपके नेक वाला रीजन भी प्रेजेंट रहता है। इसके ऊपर ट्यूबर ऑफ टेल भी प्रेजेंट होता है, कैरोटिड फोल्ड होता है, उसके बारे में बात कर सकते हैं। और उसके अलावा इसके अंदर मेन जो होती है भाई आपके पेनक्रियाटिक डक्ट होती है। क्या होती है भाई, मेन पेनक्रियाटिक डक्ट होती है जो कि आपके जुड़ जाती है किसके साथ में, कॉमन बाइल डक्ट के साथ में, और ये ओपन हो जाती है आपके सेकंड पार्ट ऑफ डुओडेनम के अंदर ओपन होती है, और इसी को अपन मेन पेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। अगर आपको मेन पेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर अपन मेन पेनक्रियाटिक डक्ट के बारे में पूछे तो हमेशा याद रखना विल्सन डक्ट जो रहती है वो मेन पेनक्रियाटिक डक्ट कहलाती है। होपेन वगैरह का इतना मेजर रोल नहीं रहता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये तमाम चीजें आपकी बेसिक के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। अब यहाँ पर देखो अगर अपन जब बात करते हैं फंक्शनल पार्ट की, अपन पेनक्रियाज के फंक्शनल पार्ट की जब मैं बात करता हूँ तो 2 पार्ट होते हैं भाई आपके। एक तो रहता है आपका एंडोक्राइन, कौन सा रहता है भाई, एंडोक्राइन पार्ट है ना। अगर अपन एंडोक्राइन पार्ट की मैं बात करूं आपके, तो एंडोक्राइन पार्ट जो रहता है वो किसके द्वारा बना होता है भाई आपके, आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस के द्वारा बना हुआ होता है। किसके द्वारा, आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस जो रहता है वो मुख्य तौर पर क्या रहता है भाई आपके, पार्ट रहता है किसका, आपके एंडोक्राइन पार्ट का। इसके अंदर मुख्य तौर पर 4 सेल होती है, एक अल्फा सेल होती है, एक बीटा सेल होती है, एक डेल्टा सेल होती है, और एक आपके फॉलिकुलर सेल होती है। और फॉलिकुलर सेल को अपन पीपी सेल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं अपन, पीपी सेल के नाम से जानते हैं। अल्फा के अंदर भी अल्फा 2 टाइप की सेल्स होती है, एक होती है अल्फा 1 और एक होती है अल्फा 2। अल्फा 1 होती है जो गैस्ट्रिन रिलीज करती है, और अल्फा 2 जो रहती है वो मुख्य तौर पर ग्लूकागॉन रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है आपके, ग्लूकागॉन रिलीज करती है। उसके अलावा जो बीटा सेल होती है, बीटा जो सेल रहती है वो आपके किसका रिलीज करती है भाई, इंसुलिन का रिलीज करती है। इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है। कैसा हार्मोन है भाई आपके, एक प्रोटीन हार्मोन है, और जो कि 151 अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है, जो कि आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। इसी वजह से आप कभी भी इंसुलिन को अपन ओरली नहीं दे सकते, क्योंकि ये प्रोटीन हार्मोन है और ये बॉडी क्या कर लेगी, इसको अच्छे से डाइजेस्ट कर लेगी। तो उस वजह से अपन उसको इंजेक्शन फॉर्म में ही दे पाते हैं, ओरली नहीं दे पाते हैं, ठीक है। उसके अलावा
ये अगर मैं बात करता हूँ डेल्टा सेल की, तो ये क्या है, ये आपके सोमेटोस्टेटिन रिलीज करती है। किसका रिलीज करती है? आपके सोमेटोस्टेटिन का रिलीज करती है। और सोमेटोस्टेटिन की अगर मैं बात करता हूँ तो जिसको अपन ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन के नाम से भी अपन जानते हैं डियर, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा पीपी सेल जो रहती है, जिसको अपन या फॉलिकुलर सेल करते हैं, ये आपके पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को रिलीज करती है। किसको रिलीज करती है? आपके पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को रिलीज करती है। और ये जो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड होते हैं, ये प्रोटीन डाइजेशन में मदद करते हैं ना, प्रोटीन डाइजेशन में मदद करेंगे। अब इनके अपन बाकी वालों के फंक्शन के ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। तो देखो सारे पॉइंट के ऊपर अपन चर्चा कर लेंगे। बेसिक प्रोटीन डाइजेशन में मदद करते हैं स्मॉल अमाउंट में। और साथ ही साथ ये बाकी वाली जो आपकी एंडोक्राइन सेल्स होती है उसको इनहिबिट करने का भी काम करती है, उसके सीक्रेशंस को लिमिट करने में भी मदद करती है। जो आपकी स्पेशली अगर अपन बात करते हैं अल्फा सेल की, तो अल्फा सेल में जो ग्लूकागॉन होता है, ये हमेशा क्या करता है? इंक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल। किसका लेवल इंक्रीज करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जो इंसुलिन रहता है, इंसुलिन जो रहता है भाई ये आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है, और स्पेशली अगर मैं कहूँ तो ये आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है भाई? डिक्रीज करने का काम करता है। ब्लड ग्लूकोज को कम करता है। मतलब ये क्या करता है भाई? इंसुलिन आपके अगर अपन बात करें कि इंसुलिन करता काम क्या है कि जो भी आपकी सेल्स होती है, उस सेल के अंदर ग्लूकोज की एंट्री करवाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? आपका इंसुलिन जिम्मेदार होता है। किसी भी वजह से इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से ग्लूकोज जो रहता है वो सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाता और बॉडी के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। उसको अपन डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। आने वाली क्लासों में अपन डायबिटीज मेलाइटिस को भी पढ़ेंगे। डायबिटीज मेलाइटिस के दो टाइप होते हैं, एक तो टाइप 1 और एक टाइप 2। टाइप 1 के अंदर क्या होगा कि जो आपकी बीटा सेल होगी उसका कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाता है और इंसुलिन बन ही नहीं पाता, जो कि कॉमनली बच्चों के अंदर देखने मिलता है। और टाइप 2 के अंदर क्या होता है? इंसुलिन बनता तो है लेकिन जो सेल होती है वो रेस्पॉन्ड नहीं कर पाती है। कॉमन होता है टाइप 2, जो कि कॉमनली आपको अडल्ट के अंदर देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन बात करते हैं डेल्टा सेल का, जिसको अपन सोमेटोस्टेटिन कहते हैं, ये ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करता है। ये आपके अल्फा और बीटा सेल को इनहिबिट करने में मदद करता है। और साथ ही साथ जो फॉलिकुलर सेल होती है, जो पैनक्रियाट के डाइजेशन में, बाकी अल्फा बीटा डेल्टा तीनों को इनहिबिट करने में क्या करता है भाई? सपोर्ट करता है। तो ये तो आपके एंडोक्राइन पार्ट के बारे में सारी चीजें थी। अब उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ एक्सोक्राइन पार्ट के बारे में, तो एक्सोक्राइन पार्ट के बारे में भी सुन लीजिए, एक्सोक्राइन पार्ट के बारे में भी सुन लीजिए ध्यान से। तो एक्सोक्राइन जो पार्ट होता है उसके अंदर क्या होता है मुख्य तौर पर उसके अंदर एसिनार सेल होती है ना। एसिनार जो सेल होती है, जो एसिनार सेल रहती है, ये आपके फंक्शनल सेल होती है। कैसी सेल होती है भाई? आपके फंक्शनल सेल ऑफ एक्सोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन पार्ट की जो फंक्शनल सेल होती है भाई आपके एसिनार सेल होती है। और एसिनार सेल क्या करती है भाई? पैनक्रियाटिक जूस बनाती है। पैनक्रियाटिक जूस जो रहता है इज फॉर्म्ड बाई एसिनार सेल। किसके द्वारा फॉर्म्ड किया जाता है भाई? आपके फॉर्म्ड बाई एसिनार सेल। किसकी सेल के द्वारा? एसिनार सेल के द्वारा फॉर्म्ड किया जाता है। और विच हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ, या अपन कह सकते हैं विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, जो कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के डाइजेशन में क्या करता है? आपके मदद करता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखो एक्सोक्राइन पार्ट जो रहता है वो 99% पार्ट रहता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अपन यहाँ पर देखो एक चीज यहाँ पर लिखी नहीं, अपने यहाँ लिख लीजिएगा। एंडोक्राइन जो पार्ट होता है वो मात्र 1% पार्ट होता है, ध्यान रखिएगा, मात्र 1% पार्ट होता है। और एंडोक्राइन पार्ट जो होता है वो पैनक्रियाज का 99% पार्ट होता है। अब यहाँ पर देखो एक चीज मैं बताता हूँ बहुत शानदार, उसी से आपको आगे वाली पूरी फिजियो समझ में आ जाएगी। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन करने के लिए कौन होता है? आपको अपन कह सकते हैं सीरम अमाइलेज। कौन इंपॉर्टेंट रहता है भाई? आपके सीरम अमाइलेज इंपॉर्टेंट रहता है। अगर मैं बात करता हूँ आपके फैट को डाइजेशन करने के लिए, लिपिड को डाइजेशन करने के लिए, तो सीरम लाइपेज इंपॉर्टेंट रहता है। और अगर मैं बात करूँ किसके बारे में, प्रोटीन को डाइजेशन करने के लिए, तो यहाँ पर पैनक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट के द्वारा रिलीज किया जाता है भाई। देखो एक तो होता है ट्रिप्सिनोजन, कौन रहता है? ट्रिप्सिनोजन। और दूसरा रहता है आपके काइमोट्रिप्सिनोजन। क्या रहता है आपके?
काइमोट्रिप्सिनोजन रहता है। और अगर मैं तीसरे की बात करूं, अगर मैं तीसरे की बात करता हूं ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, और उसके बाद में तीसरे की मैं बात करूं तो प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज। कौन सा? प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज। ठीक है, अब ये जो तीनों रहते हैं ये इंपॉर्टेंट प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, और ये क्या करते हैं भाई आपकी बॉडी के अंदर पेनक्रियाज मतलब अपने ड्यूडेनम के अंदर एक पेनस सेल होती है, वो क्या करती है, एक एंटेरोकाइनेज बनाती है। एंटेरोकाइनेज क्या करता है, इन सबको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? देखो, ये जो एंटेरोकाइनेज होगी ये इसको एक्टिव फॉर्म में करेगा, जैसे कि ये ट्रिप्सिन बनाता है। ट्रिप्सिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटीलाइटिक होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में कार्बोक्सी पेप्टिडेज, उसके बाद में कार्बोक्सी पेप्टिडेज, कार्बोक्सी पेप्टिडेज। ठीक है, तो देखो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करना, काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट करना, और प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज को कार्बोक्सी पेप्टिडेज के अंदर कन्वर्ट करना, ये एंटेरोकाइनेज करती है। मतलब ये अल्टीमेटली प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उसको एक्टिवेशन में क्या करती है भाई, मदद करती है। कौन? ये आपकी पेनस सेल से द्वारा रिलीज किया जाने वाला एंटेरोकाइनेज एंजाइम। ठीक है, और वो एक्टिव होते कहां पर? वो ड्यूडेनम के अंदर एक्टिव होते हैं। ये आपको बेसिक सी फिजियोलॉजी आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, अब अपन जब पेनक्रियाटाइटिस पढ़ेंगे तो उसके पूरे मैकेनिज्म ऊपर अपन फोकस कर लेंगे डियर, ध्यान दीजिएगा। अभी एक्सोक्राइन पार्ट आपका हो गया, और एक्सोक्राइन पार्ट अल्टीमेटली बनाता क्या भाई, आपके पेनक्रेटिक जूस बनाता है। क्या बनाता है भाई? आपके पेनक्रेटिक जूस बनाता है। और ये जो पेनक्रेटिक है जो जूस रहता है वो लगभग 1500 ml पर डे रिलीज होता है। देखो पहले के कई जगह पर मैंने खुद ने 500 से इसको 800 के ml या कहीं ऐसा बता रखा है, जो कि सही डाटा नहीं है, तो आपको इसको करेक्ट करना है। अगर कहीं पर भी मैंने ऐसा बोल रखा है तो 1500 ml पर डे क्या करता है जो पेनक्रेटिक जूस बनता है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसकी जो पीएच रहती है, जो पीएच जो रहती है आपके अराउंड 8 इसकी पीएच देखने को मिलती है डियर, है ना। तो ये तमाम जो फैक्ट है उस फैक्ट को आपको समझना है, ये बेसिक फिजियोलॉजी है। और इस बेसिक फिजियोलॉजी के बाद में अपन एक्चुअली जो प्रॉब्लम पर फोकस करेंगे वो प्रॉब्लम रहेगी आपके पेनक्रियाटाइटिस की। और वो कौन सी प्रॉब्लम रहेगी? आपके पेनक्रियाटाइटिस की। अब अपन चर्चा करेंगे किसके ऊपर? पेनक्रियाटाइटिस के ऊपर चर्चा करेंगे, और तमाम चीजों को अच्छे से अपन समझेंगे। जब तक बेसिक क्लियर होता है तो अपन एडवांस चीजों के बारे में समझने में दिक्कत हमेशा से आती है, ऐसा हमेशा से नियम रहा है। ठीक है, अब चलो यहाँ पर अपन पेनक्रियाटाइटिस के बारे में बात करते हैं। पेनक्रियाटाइटिस क्या होता है आपके? इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाज क्या कहलाता है? आपके पेनक्रियाटाइटिस कहलाता है। इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाज क्या कहलाता है? आपके पेनक्रियाटाइटिस कहलाता है। ठीक है, अब पेनक्रियाज का इन्फ्लामेशन के बारे में जैसे मैं आपको बेसिक सी चीज ये समझा देता हूँ कि मैंने अभी आपको जो कहा था कि एक्सोक्राइन पार्ट के अंदर प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ये जो प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स होते हैं ना, ये एक्चुअली क्या है ना कि आपके एक्टिव होने कहाँ पर चाहिए थे? ये एक्टिव ड्यूडेनम के अंदर एक्टिव होने चाहिए थे। लेकिन अगर किसी भी वजह से ये आपके कहाँ पर एक्टिव हो जाए? पेनक्रियाज के अंदर हो जाए, या फिर पेनक्रियाज को कोई ट्रॉमा हो जाए, या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो ऐसे तमाम कारणों की वजह से क्या हो सकता है? आपके पेनक्रियाज के अंदर इन्फ्लामेशन हो सकता है। और उसी इन्फ्लामेशन को अपन किस नाम से जानते हैं? अपन पेनक्रियाटाइटिस के नाम से जानते हैं डियर, है ना। और पेनक्रियाटाइटिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको याद रखना जरूरी है। इससे कई सवाल बन सकते हैं, और वो कैसे क्या क्या सवाल बन सकते हैं उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखो, आपने पेनक्रियाटाइटिस लिख दिया। पेनक्रियाटाइटिस के बाद में लिखो इसकी इटियोलॉजी के बारे में लिखो। अगर अपन इसकी इटियोलॉजी के ऊपर बात करें तो उसके लिए एक मेनोमिक्स है। क्या भाई? एक मेनोमिक्स है, और उस मेनोमिक्स का नाम है आई गेट स्मैश्ड। अब इस आई गेट स्मैश्ड का क्या मतलब होता है भाई? देखो आपको सारे वर्ड बताऊंगा मैं अभी। आई गेट स्मैश्ड, आई का मतलब क्या होता है भाई? इडियोपैथिक। एम का मतलब होता है भाई गॉल स्टोन। ई का मतलब होता है एथेनॉल। टी का मतलब होता है ट्रॉमा। एम का मतलब होता है स्टेरॉइड। एम का मतलब होता है मम्स, साथ में मैलिग्नेंसी।
उसके अलावा ए का मतलब होता है यहाँ पर ऑटोइम्यून कॉजेज। ऑटोइम्यून कॉजेज इसका मतलब होता है स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन स्टिंक। उसके अलावा एच का मतलब होता है हाइपर लिपिडीमिया एंड हाइपर कैल्सीमिया। ए का मतलब होता है यहाँ पर ईआरसीपी, बोले तो एंडोस्कोपिक है, एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियो पैनक्रियाटोग्राफी। उसके अलावा डी का मतलब रहेगा आपके ड्रग्स। अगर अपन ड्रग्स के अंदर बात करें तो एक तो अपने हाइड्रोक्लोरथायोजाइड जो डायबिटीज की वजह से भी हो सकता है। उसके अलावा एजाथायोप्रिन, ये आपकी एक तरह की इम्यूनोसप्रेसेंट दवाई आती है, उनकी वजह से भी क्या हो सकता है भाई, आपका पेनक्रेटाइटिस हो सकता है। अब कैसे होगा, क्या होगा, उसके ऊपर मैं आपको पूरा क्या करता हूँ, फोकस करता हूँ, ठीक है, ताकि आप उन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे डियर, है ना। सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ, गॉलस्टोन्स जो रहते हैं ना, ये मोस्ट कॉमन कॉज रहते हैं। गॉलस्टोन्स जो रहते हैं ये आपके मोस्ट कॉमन कॉज रहेंगे किसके, पेनक्रेटाइटिस के। पेनक्रेटाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा रहेगा, गॉलस्टोन, और स्पेशली किसका, एक्यूट पेनक्रेटाइटिस का। किसका, एक्यूट पेनक्रेटाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज कौन रहेगा भाई, आपके गॉलस्टोन रहते हैं। जो एथेनॉल होते हैं ये आपके मोस्ट कॉमन कॉज कह सकता हूँ अपन, मोस्ट कॉमन किसका कॉज रहता है भाई, आपके क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस का। किसका मोस्ट कॉमन कॉज रहते हैं आपके, ठीक है। और ट्रॉमा जो रहता है, कौन, ट्रॉमा जो रहता है वो ट्रॉमा रहता है भाई किसका कॉमन कॉज, ट्रॉमा जो रहता है कॉमन, मोस्ट कॉमन कॉज इन चिल्ड्रंस। चिल्ड्रंस के अंदर अगर अपन बात करते हैं पेनक्रेटाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या रहेगा, तो वो ट्रॉमा रहेगा। वो क्या रहेगा आपके, ट्रॉमा रहेगा। चलो समझ में आएगी नहीं यही बात। अब कैसे रहेगा, क्या होगा, कैसे होता है सर, वो सारी चीज़ों के ऊपर अपन बात करेंगे डियर, ठीक है। आपको सारे पॉइंट समझ में आएंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। और कैसे समझ में आएंगे, देखो आप सभी लोग ध्यान, बहुत आसानी से याद रख सकते हो। इडियोपैथिक, गॉलस्टोन, एथेनॉल, ट्रॉमा, स्टेरॉइड, मम्स या मैलिग्नेंसी। उसके अलावा ऑटोइम्यून कॉजेज, स्कॉर्पियन स्टिंक, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनक्रेटोग्राफी, ड्रग्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये कैसे होता है, क्या होता है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके पहले अपन एक छोटा सा पॉइंट और लिख देता हूँ कि पेनक्रेटाइटिस के कितने टाइप्स होते हैं भैया ना। पेनक्रेटाइटिस 2 टाइप का होता है कॉमनली। अगर अपन टाइप्स की बात करता हूँ तो ये 2 टाइप का होता है। एक तो होता है आपका एक्यूट पेनक्रेटाइटिस और एक होता है आपके क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस। कौन सा टाइप होता है भाई, क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पूरी बात समझनी है आपको सभी लोगों को ध्यान से। कैसे समझोगे आप, देखो इधर ये आपका क्या हो गया, लीवर, ये आपका स्टोमक, ठीक है। ठीक है, ये आपका पेनक्रियाज, ये आपके लीवर की 2 लोब हो गई, ये आपके राइट हिपेटिक डक्ट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, ये बन गई आपके कॉमन हिपेटिक डक्ट। यहाँ से हो गया आपका गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर जुड़ती क्या बन गई भाई, आपके कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट क्या करेगी, आगे जाकर आपके पेनक्रियाज के साथ जुड़ जाएगी और क्या बना देगी भाई, आपके देखो
देखो पूरी बात समझिएगा। ये गॉल ब्लैडर है, ये लीवर है, यहाँ से राइट हिपेटिक डक्ट, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट बनी, कॉमन हिपेटिक डक्ट, ये आपकी गॉल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट हो गया। सिस्टिक डक्ट के साथ जब आपके कॉमन हिपेटिक डक्ट जुड़ती है तो क्या बन जाती है भाई, आपके कॉमन बाइल डक्ट बन जाती है। और कॉमन बाइल डक्ट बनकर क्या करती है, वो आगे जाकर वो आपके पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ में जुड़ जाती है और फिर एक डायलेटेड पोर्शन बनता है जिसको अपन एम्पुल ऑफ वेटर कहते हैं। और एम्पुल ऑफ वेटर के बाद में ये इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई के माध्यम से सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के अंदर ओपन हो जाती है। ये तो बिल्कुल बेसिक पार्ट है, आपको पता ही है भाई। हिपेटोबिलियरी जब ट्री की अपन बात करते हैं तब अब एक्चुअली होता क्या भाई, पूरा कंसेप्ट समझना पड़ेगा आपको। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मैंने आपको कहा था कि मोस्ट कॉमन जो कॉज रहता है वो क्या रहता है, आपका गॉलस्टोन्स रहते हैं। अब गॉलस्टोन्स क्या होंगे कि किसी भी पर्सन के अंदर कॉलीलिथिसिस हुआ, मतलब गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स हुए, और स्टोन्स जब अपने बॉडी के अंदर डाइजेशन के प्रोसेस के दौरान जब इस गॉल ब्लैडर का सीसी की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कई स्टोन्स क्या हो जाते हैं, यहाँ से निकल कर आपके सीबीडी के द्वारा होते हुए आपके यहाँ पर क्या कर देते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर देते हैं। ये पेनक्रियाज के जो आपकी ओपनिंग होती है वहाँ पर क्या कर देते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देते हैं। जब ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेंगे तो ये जो पेनक्रियाज के जितने भी एंजाइम्स होंगे वो अच्छे से क्या नहीं हो पाएंगे, खाली नहीं हो पाएंगे। तो इसकी वजह से आपको अल्टीमेटली क्या देखने मिलेगा कि आपके पेनक्रियाज की जो डक्ट के अंदर होगा वहाँ पर क्या मिलेगा, आपको प्रेशर क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा भाई, आप पर प्रेशर क्रिएट होगा। और प्रेशर क्रिएट होगा, जब एक्सेसिव प्रेशर क्रिएट होगा तो यहाँ की सेल्स क्या होगी, डैमेज होगी। जब सेल्स डैमेज होगी तो उस कंडीशन की वजह से वहाँ पर इन्फ्लामेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और उस इन्फ्लामेशन के प्रोसेस को अपन किस नाम से जानेंगे, उसी प्रोसेस को अपन किस नाम से जानेंगे, अपन पैनक्रियाटाइटिस के नाम से जानेंगे। सिंपल सी मैकेनिज्म आपको याद रखनी है और सिंपल तरीके से समझना है कंसेप्ट को कि एक्चुअली होता है क्या है। ये सर जो गॉलस्टोन्स होते हैं ना, वो गॉलस्टोन्स क्या करते हैं भाई, मूव करके कहीं ना कहीं जाकर वो पेनक्रियाज की जो पेनक्रियाटिक डक्ट के जो सिक्रेशंस होते हैं वहाँ पर क्या करते हैं, वो ऑब्स्ट्रक्शन जो डक्ट के ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर देते हैं। उसकी वजह से पेनक्रियाज के जो एंजाइम्स होते हैं वो अच्छे से खाली नहीं हो पाते और उसकी वजह से डक्ट के अंदर प्रेशर क्रिएट होता है और प्रेशर क्रिएट होकर आपके पेनक्रियाज का इन्फ्लामेशन हो जाता है। उसे अपन पेनक्रियाटाइटिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि पेनक्रियाज के अंदर मैंने कहा था प्रोटीन को डाइजेशन करने के लिए प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। वो जब ज़्यादा इस डक्ट के अंदर या अपने पेनक्रियाज के अंदर इकट्ठे होते हैं तो वो खुद ही ऑटो एक्टिव हो जाते हैं। ऑटो कैटालाइटिक एक्शन होता है कि जैसे एक बार मान लीजिए ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बन गया ना, तो ट्रिप्सिन को फिर एंटेरोकाइनेज की जरूरत नहीं होती है। वो खुद बाकी वाला जो इनएक्टिव फॉर्म है ट्रिप्सिनोजन की उसको ट्रिप्सिन में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक वैसे यहाँ पर क्या होगा कि जितने भी जो प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं वो पेनक्रियाज के अंदर एक्टिव हो जाते हैं और वो प्रोटीन के ही मतलब उस पेनक्रियाज का खुद का ही डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। और वो बहुत ज़्यादा क्या होता है भाई, डेंजरस होता है और उसकी वजह से पर्सन को बहुत सीवियर पेन भी देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, साथ ही साथ क्या होगा, जब इस डक्ट के अंदर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा तो यहाँ से एंजाइम्स वगैरह ये सब कुछ लीक करने लगेंगे और साथ ही हेमरेज होने लगेगा। तो हेमरेज की वजह से भी आपको बहुत सारे यहाँ पर क्लिनिकल फीचर्स नजर आ सकते हैं। जैसे अपन बात करते हैं कुलेन साइन की, जैसे कि अपन बात करते हैं ग्रे टर्नर साइन की, जैसे कि अपन बात करते हैं फॉक्स साइन की, ऐसे तमाम क्लिनिकल फीचर्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं डियर, है ना। तो ये तो मैंने आपको सबसे पहली जो सबसे बेसिक बात करी थी कि सबसे कॉमन कारण क्या होता है कि गॉलस्टोन आपके पेनक्रियाज के एंजाइम्स के रिलीज होने को अपने को जो ड्रेनेज को ऑब्स्ट्रक्शन कर देते हैं और उसकी वजह से पेनक्रियाज के अंदर डक्ट के अंदर प्रेशर क्रिएट होता है और वहाँ पर सेल डैमेज होती है, प्रोटीलाइटिक एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं और वो प्रोटीन का डाइजेशन और इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। उसी को अपन क्या कहते हैं, पेनक्रियाटाइटिस कहते हैं। अब क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस की मैं बात करता हूँ तो क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस का सीधा सा कंसेप्ट ये रहता है कि भाई जब कोई पर्सन के अंदर पर्सन अल्कोहल लेगा तो अल्कोहल की वजह से क्या होगी भाई, पेनक्रियाटिक जो सिक्रेशंस है जो उनको स्टिमुलेशन मिलेगा, है ना। जो भी आपको पता है अल्कोहल क्या करता है, अपनी जीआई सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। जब अल्कोहल अपन लंबे समय तक लेंगे तो आपके जो सिक्रेशंस होंगे वो लंबे समय तक स्टिमुलेट होंगे और उसकी वजह से क्या होता है कि जहाँ पर डक्ट के अंदर धीरे धीरे छोटी छोटी डक्ट के अंदर प्रेशर क्रिएट होता है और धीरे धीरे लंबे समय तक जो प्रेशर क्रिएट रहेगा वो आपकी पेनक्रियाज की सेल को डैमेज कर सकता है और उसकी वजह से भी इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है डियर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा पेनक्रियाज के अंदर अगर कोई डायरेक्ट ट्रॉमा हुआ तब दिक्कत देखने को मिल सकती है। उसके अलावा कोई ड्रग्स वगैरह जैसे स्टेरॉइड वगैरह यूज करी तो स्टेरॉइड की वजह से भी क्या होता है भाई, एक तो अपनी इम्यूनिटी कमजोर होती है, आपकी प्रोटेक्टिव और हीलिंग मैकेनिज्म कमजोर होता है, वो भी एक कारण हो सकता है। उसके अलावा स्कॉर्पियन जो रहता है, बिच्छू जिसे अपन कहते हैं, स्कॉर्पियन बाइट जो होता है उसकी वजह से एक कॉम्प्लिकेशन प्रियापिज्म भी देखने मिलता है ना, तो पेनफुल पेनाइल इरेक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई प्रियापिज्म का शिकार हो तो आप ऐसे नहीं कि बिच्छू को ढूंढते फिरे कि मुझे काट भाई मुझे काट, वो पेनफुल रहता है ना, उसका कोई ऐसा विशेष फायदा नहीं होगा, ध्यान रखना। उसके अलावा जैसे कि उसका एक जो टॉक्सिन रिलीज करता है, ये टॉक्सिन आपके पेनक्रियाज की सेल को भी डैमेज करके पेनक्रियाटाइटिस करवा सकता है। उसी के अलावा अगर मैं बात करता हूँ हाइपर कैल्सीमिया, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हाइपर कैल्सीमिया। अगर आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है तो ये आपके पेनक्रियाज की छोटी छोटी डक्ट को ब्लॉक कर सकता है और ब्लॉक करने की वजह से पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है। लेकिन एक शानदार पॉइंट या शानदार लाइन कह रहा हूँ कि पेनक्रियाटाइटिस इज कॉज्ड बाय हाइपर कैल्सीमिया एंड इट कॉजेज हाइपोकैल्सीमिया। पेनक्रियाज हाइपर कैल्सीमिया की वजह से कॉज किया जाता है
मतलब पैनक्रियाटाइटिस कॉज हो सकता है हाइपरकैल्सीमिया, लेकिन जब भी पैनक्रियाटाइटिस होगा तो उसकी वजह से ग्लूकागॉन को स्टिमुलेशन मिलता है और ग्लूकागॉन की स्टिमुलेशन की वजह से आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है और साथ ही साथ पीटीएच को इनहिबिट किया जाता है और कैल्सिटोनिन को स्टिमुलेट मिलता है उस ग्लूकागॉन के बढ़े हुए लेवल की वजह से, और उसकी वजह से जो ब्लड कैल्शियम लेवल होता है वो क्या हो जाता है आपके कम हो जाता है। तो पैनक्रियाटाइटिस इज कॉज्ड बाय हाइपरकैल्सीमिया एंड इट कॉजेज हाइपोकैल्सीमिया। ये भी अच्छा पॉइंट है, उसको याद रखना है, अपन इस पॉइंट को आगे लिखेंगे, ठीक है। चलो इसी के साथ अगर अपन मैं बात करूं यहाँ पर तो और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो और जैसे लिपिड का लेवल, अगर आप ज़्यादा फैटी डाइट खाते हैं तो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए पेनक्रियाज को अपने सिक्रेशंस को ज़्यादा रिलीज करना पड़ेगा, तो वो भी आपको धीरे धीरे क्या कर सकता है, आपके पेनक्रियाज की सेल को डैमेज कर सकता है। मम्स या मैलिग्नेंसी, कोई ट्यूमर बना पेरिएम्पुलरी रीजन के अंदर, तो वो पेनक्रियाज के रिलीज जो ड्रेनेज को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है और वो पेनक्रियाज के रिलीज, अगर सिक्रेशंस को रिलीज नहीं होने दिया तो डक्ट के अंदर प्रेशर क्रिएट करेंगे और उसकी वजह से भी पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है। ऑटोइम्यून कारण हो सकता है, ऑटोइम्यून का मतलब क्या, खुद की इम्यूनिटी आपकी पेनक्रियाज की सेल को डैमेज कर सकती है और उसकी वजह से भी पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है। उसके अलावा आपको पता है कि जैसे मम्स का इन्फेक्शन हो, मम्स का इन्फेक्शन भी आपको पेनक्रियाटाइटिस करवा सकता है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा ऑर्थराइटिस भी करा सकता है इन्फेक्शन। साथ ही साथ बात करता हूँ ड्रग्स की, तो ड्रग्स के भी आपके पेनक्रियाज की सेल्स को डैमेज कर सकती है। और एक यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है ईआरसीपी। ईआरसीपी की वजह से क्या होता है भाई, आपके ईआरसीपी की वजह से क्या होता है भाई, ईआरसीपी की वजह से अपन कॉमनली देखते क्या है कि अपन ओरल माउथ के थ्रू, अपने इशोफेगस के थ्रू, स्टोमक से होते हुए ड्यूडेनम आते हैं और ड्यूडेनम से अपन पेनक्रियाटिक ट्रैक्ट को देखते हैं और कॉमन वाइड ट्रैक्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कई बार ट्रॉमा होकर यहाँ पर स्वेलिंग वगैरह हो जाती है और उसकी वजह से पेनक्रियाज के जो एंजाइम्स है वो अच्छे से रिलीज नहीं हो पाते, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, आपको पेनक्रियाटाइटिस देखने को मिल सकता है। तो ये जो तमाम जो टाइप है वो आपको कॉमनली देखने को मिल सकते हैं डियर, है ना। इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर आपको क्या करना भाई, फोकस करना है। अब यहाँ पर किसी को कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बिल्कुल, कोई भी डाउट आप मेरे से पूछ सकते हैं इससे संबंधित। चलो देखो, साथ ही साथ आप कुछ काम की बातें कर लीजिए, उसके बाद अपन और बातें करेंगे, आपके संबंधित बातें के ऊपर भी अपन फोकस करेंगे। आप सबको पता है कि भाई दिवाली धमाका ऑफर चल रहा है और जिसका अपन कह सकते हैं कि बस बहुत आखिरी समय पर अपन पहुंच चुके हैं। तो आप सब लोग ये जो ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं, 90% तक डिस्काउंट। ऐसी कंसेप्चुअल चीज़ों को अच्छे से पढ़ने के लिए आप उत्कर्ष ज्वाइन कर सकते हैं। एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑफ फॉर 3 मंथ है। और उसके साथ साथ में अगर अपन बात करें तो अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स फ्री मिलेगा अगर आप लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच खरीदते हैं तो इस दिवाली के साथ उत्कर्ष के साथ कीजिए अपने सपनों को साकार। ट्रिपल धमाका, ये तमाम तरह के जो बुक्स, हालांकि बुक्स है उस पर 80% तक का डिस्काउंट मिल सकता है और ये आपको तीनों चीज़ें खास तौर पर मिल सकती है। चलो चलो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपने सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपन, जो कि मुख्य जो अपनी इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसके अपन, जो कि अपने किससे संबंधित थी, अपने संबंधित थी किससे, आपके कॉजेज से संबंधित। अगर अपन इसके क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर जाऊं मैं, अगर मैं इसके क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर जाऊं तो देखिएगा सभी लोग ध्यान से, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स के अंदर, तो देखना सभी लोग ध्यान से कि पर्सन के अंदर क्या होता है भाई, सीवियर अब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, सीवियर अब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है पर्सन के अंदर, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है जिसकी अपन कोई मतलब कल्पना नहीं कर सकते, है ना। ये कॉमनली कैसा होता है भाई, रिट्रोपेरिटोनियल पेन रहता है, डीप पेन रहता है, मतलब डीप, ये जो पेन रहता है ये डीप रिट्रोपेरिटोनियल पेन रहता है, डीप रिट्रोपेरिटोनियल पेन रहता है, ठीक है। और ये जो पेन होता है इट इंक्रीज विथ फैटी डाइट। ये इंक्रीज होगा किसके साथ में, आपके फैटी डाइट के साथ में हमेशा क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। पर्सन जब पर्सन सुपाइन पोजीशन में होगा, सुपाइन पोजीशन में ये पेन और इंक्रीज होगा क्योंकि आपके एब्डोमिनल ऑर्गन का उसके ऊपर क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। सुपाइन पोजीशन के अंदर ये क्या होगा, इट विल इंक्रीज
इंक्रीज द पेन, सुपाइन पोजीशन इंक्रीज द पेन। तो पर्सन क्या होता है, अपन लीन फॉरवर्ड होकर लेटना पसंद करता है इस कंडीशन के अंदर, है ना। तो ये तमाम चीजें रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी तरह का अगर इसको स्टिमुलेशन मिला तो ये पेन को और ज्यादा बढ़ा सकती है, क्योंकि जैसे आप कुछ फैटी डाइट वगैरह खाओगे तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए इसको स्टिमुलेशन मिलेगा। जब उसको स्टिमुलेशन मिलेगा तो ये तमाम ये एंजाइम सिक्रेशन होने का प्रयास करेंगे, और सिक्रेशन का प्रयास करेंगे तो डक्ट आगे से क्या हो रखी है, ब्लॉक, तो अच्छे से सिक्रेट नहीं हो पाएंगे और वो आपको और ज्यादा क्या करवाएंगे, पेन कॉज करवाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखो अगले पॉइंट के ऊपर अपन चर्चा करें जब, तो देखो शानदार पॉइंट क्या, देखो आप अब यहाँ पर क्या होगा और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट देखने को मिल सकती है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पेन आपको सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। पर्सन को क्या होता है भाई, पर्सन को नोजिया वॉमिटिंग देखने को मिलेगा, साथ ही साथ क्या देखने को मिलेगा, नोजिया और वॉमिटिंग देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ में पर्सन को क्या देखने को मिलेगा, आपको एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा आपको, एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा। एनोरेक्सिया के अलावा अगर अपन सिम्टम्स की मैं बात करूं तो एनोरेक्सिया और नोजिया वॉमिटिंग होगी, पर्सन ओरल इंटेक कम लेगा तो पर्सन को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ पर्सन के अंदर डिमिनिश्ड बोवल साउंड भी नजर आ सकते हैं। क्या नजर आ सकते हैं, डिमिनिश्ड बोवल साउंड नजर आ सकते हैं। कोई जीआई स्टिमुलेशन भी नहीं होगा और उसकी वजह से आपको डिमिनिश्ड बोवल साउंड भी देखने को मिल सकते हैं। अगर उसके अलावा मैं बात करूं तो पर्सन के अंदर ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो बढ़ा हुआ नजर आ सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ पर्सन के अंदर हाइपोकैल्सीमिया भी देखने को मिल सकता है। पर्सन के अंदर क्या देखने को मिल सकता है, हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिल सकता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर एक ब्रैकेट में नोट वाला पॉइंट लिखता हूँ कि पैनक्रियाटाइटिस इज कॉज्ड बाई पैनक्रियाटाइटिस इज कॉज्ड बाई हाइपरकैल्सीमिया। ये किसके द्वारा कॉज्ड होती है भाई, आपके हाइपरकैल्सीमिया। पैनक्रियाटाइटिस इज कॉज्ड बाई हाइपरकैल्सीमिया एंड इट कॉजेज हाइपोकैल्सीमिया। ये हमेशा क्या कॉज करती है भाई, आपके हाइपोकैल्सीमिया कॉज करती है। तो याद रखिएगा, यही सवाल आपके पूछा गया है ESIC 2023 का जो पेपर आया था, ऑफलाइन पेपर, उसके अंदर ये सवाल पूछा गया था कि कौन सी वैल्यू है जो पैनक्रियाज की वैल्यू है जो पैनक्रियाटाइटिस के अंदर आपको डिक्रीज देखने को मिलेगी डियर, ध्यान रखिएगा। उसी के साथ साथ अगर अपन बात करूं तो पर्सन के स्टूल के अंदर अनडाइजेस्टेड फैट ग्लोब्यूल्स मिलेंगे, जिसको अपन स्टेटोरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेटोरिया, जिसका सीधा सा मतलब समझ सकते हैं अपन, अनडाइजेस्टेड फैट ग्लोब्यूल्स इन स्टूल, ये आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा पर्सन के अंदर क्या होगा भाई, पर्सन के अंदर वेट लॉस देखने को मिलेगा। पर्सन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, वेट लॉस देखने को मिलेगा। वेट लॉस क्यों होगा साहब, क्योंकि अच्छा डाइजेशन नहीं होगा, बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो पर्सन के अंदर क्या हो सकता है भाई, आपको वेट लॉस देखने को मिल सकता है। उसी के साथ साथ अगर मैं कुछ स्पेसिफिक साइन के ऊपर बात करूं तो कौन कौन सी स्पेसिफिक साइन देखने को मिल सकते हैं। देखो, एक तो आपका होता है कुलेन साइन। कौन सा साइन होता है भाई, आपके कुलेन साइन। और ये कुलेन साइन क्या होता है भाई, आपके ब्लूइश डिस्कलरेशन। क्या होगा आपका, ब्लूइश डिस्कलरेशन अराउंड द अम्बलाइकस देखने को मिल सकता है। अराउंड द अम्बलाइकस देखने को मिल सकता है। देखो क्यों होता है, ये जो साइन होते हैं ये किसकी वजह से बनते हैं भाई, आपके ड्यू टू हेमरेज। ये किसकी वजह से बनते हैं, ये जो साइन आते हैं ये क्यों होंगे भाई, आपके ये हेमरेज की वजह से होंगे। देखो पैनक्रियाज के अंदर इन्फ्लेमेशन होगा, डक्ट के अंदर प्रेशर क्रिएट होगा, पैनक्रियाटिक एंजाइम यहाँ से रिलीज करेंगे, साथ में ब्लीडिंग होगी और ब्लड जो होता है वो पेरिटोनियल रीजन के अंदर इकट्ठा होते रहते हैं। और वो स्पेशली अगर अराउंड अम्बलाइकस है तो उसे अपन क्या कहते हैं, कुलेन साइन कहते हैं। ये कुलेन साइन ऑल्सो प्रेजेंट इन, इसी टाइप का ये आपको और कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इन रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तब आपको कुलेन साइन देखने को मिल सकता है। रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर आपको ऐसा देखने को मिल सकता है डियर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उस कुलेन साइन के अलावा अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, क्या क्या चीजें और देखने को मिल सकती है, तो उसके अंदर ग्रे टर्नर साइन भी देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है, ग्रे टर्नर्स साइन देखने को मिल सकता है। अगर अपन ग्रे टर्नर साइन की मैं बात करता हूँ तो ग्रे टर्नर साइन क्या होता है भाई, इसमें भी सेम ब्लूइश डिस्कलरेशन। क्या होगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन अराउंड द अम्बलाइकस देखने को मिल सकता है। ब्लूइश डिस्कलरेशन अराउंड द अम्बलाइकस देखने को मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, जिसको अपन ग्रे टर्नर साइन के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखो एक होता है फॉक्स साइन। क्या होता है आपके,
फॉक्स साइन, और अगर मैं फॉक्स साइन की मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर जो होगा ब्लूइश डिस्कलरेशन, कहाँ पर देखने को मिलेगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन अराउंड द इंग्वाइनल लिगामेंट, कहाँ पर देखने को मिलेगा, अराउंड द इंग्वाइनल लिगामेंट देखने को मिलेगा, अराउंड द इंग्वाइनल लिगामेंट देखने को मिलेगा, अराउंड द इंग्वाइनल लिगामेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। और वो सारे के सारे ये जो साइन होंगे वो आपके लेफ्ट साइड प्रेजेंट होंगे, किस साइड, लेफ्ट साइड मुख्य तौर पर। अम्लाइकस का तो थोड़ा अपन सर्कल में हो सकता है, बाकी जो फ्लैंक रीजन जो रहेगा वो भी राइट साइड का, और इंग्वाइनल लिगामेंट भी कौन सा, आपके लेफ्ट साइड के, दोनों लेफ्ट साइड वाले फीचर्स आपको लेफ्ट साइड में नजर आएंगे, ठीक है। तो ये तमाम जो रहते हैं वो इंपॉर्टेंट इसके क्लिनिकल फीचर्स रहते हैं। इन क्लिनिकल फीचर्स के अलावा अगर अपन बात करते हैं तो अपन इसकी बात करेंगे किसके ऊपर, अपन इसके डायग्नोसिस के ऊपर चर्चा करेंगे। याद रखना ये जो स्पेसिफिक साइन बनाए वो सारे के सारे किसकी वजह से बनते हैं, वो हेमरेज की वजह से बनते हैं, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। अगर मैं यहाँ पर डायग्नोसिस की बात करूँ तो देखो सभी लोग ध्यान से डायग्नोसिस को ध्यान से सुनना और समझना क्या है भाई इंपॉर्टेंट चीज़। एक तो इसके अंदर आपका हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन क्या रहेगा, हिस्ट्री और अपन यहाँ पर क्या करेंगे, हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। उसके अलावा देखो और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगी, देखो उसके अलावा देखो बायोकेमिकल मार्कर की बड़ी इंपॉर्टेंस रहेगी, बायोकेमिकल मार्कर्स की बड़ी इंपॉर्टेंस रहेगी। अगर मैं बायोकेमिकल मार्कर्स की मैं बात करूँ तो कौन कौन से, एक तो आपका सीरम अमाइलेज, अगर मैं सीरम अमाइलेज की बात करूँ तो सीरम अमाइलेज जो रहता है नॉर्मली 20 to 120 यूनिट पर लीटर रहता है। उसके अलावा मैं सीरम लाइपेज की मैं बात करूँ तो सीरम लाइपेज के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये कॉमनली 20 to 160 यूनिट पर लीटर हो सकता है। लेकिन इन दोनों के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो आपका सीरम लाइपेज जो रहता है वो मोर स्पेसिफिक रहता है, क्योंकि ये लंबे समय तक क्या रहता है, एलिवेट रहता है, इसके लिए उसे अपन मोर स्पेसिफिक मानते हैं। ये दोनों बायोकेमिकल मार्कर जो रहेंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे, बोथ आर इंक्रीज, क्या होंगे, बोथ आर इंक्रीज 5 टाइम्स इन एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, किसके अंदर इंक्रीज हो जाएंगे, 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएंगे, किसके अंदर, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के अंदर, किसके अंदर, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के अंदर इंक्रीज हो जाते हैं 5 गुना, एंड 3 टाइम्स इंक्रीज इन क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस, किसके अंदर इंक्रीज होंगे भाई, आपके 3 गुना इंक्रीज होंगे आपके क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस के अंदर, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखना सभी लोग ध्यान से, बायोकेमिकल मार्कर्स ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, सीरम अमाइलेज और सीरम लाइपेज का लेवल आपको इसकी रेंज के अंदर कहीं पर 140 तक 160 तक माइल्ड चेंजेस देखने मिल सकते हैं। आपको एक सटीक वैल्यू याद रखनी है और एक स्पेसिफिक वैल्यू याद रखनी है, अलग अलग वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। उसके अलावा अपन बात करते हैं अपन एल्कलाइन फॉस्फेट है ना, उसके अलावा जो एल्कलाइन फॉस्फेट रहता है, कौन, एल्कलाइन जो फॉस्फेट रहता है, एल्कलाइन जो फॉस्फेट रहता है वो भी आपके कॉमनली 30 to 120 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर रहता है, वो भी क्या हो जाता है, आपके इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल रहेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल भी आपको क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा। ब्लड ग्लूकोज लेवल भी क्या होगा भाई, ग्लूकोज लेवल क्या होगा आपके, इंक्रीज होगा। साथ ही साथ में कैल्शियम का लेवल क्या होगा, कम, हाइपोकैल्सीमिया होगा, तो हाइपोकैल्सीमिया नजर आएगा, और उसके साथ साथ में क्या होगा भाई, आपके हाइपरग्लाइसीमिया होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन पर्सन के अंदर करवाएंगे, जैसे अपन सीबीसी की मैं बात करता हूँ तो पर्सन के अंदर ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिल सकता है, इन्फ्लामेशन की वजह से ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिल सकता है। अब उसके अलावा अपन कौन सी इन्वेस्टिगेशन कॉमनली यूएसजी की जाती है, यूएसजी एब्डोमेन की जाएगी, और यूएसजी एब्डोमेन के बाद की अगर मैं बात करता हूँ तो सीटी की जाती है, और सीटी को यहाँ पर कन्फर्मेटिव टेस्ट माना जाता है, कन्फर्मेटिव टेस्ट भी माना जाता है। उसके अलावा एक्सरे एब्डोमेन और कई बार एमआरआई भी की जा सकती है। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर साथ में देखने को मिल सकती है। उसके अलावा देखो, जब पेनक्रियाटाइटिस की मैं बात करता हूँ तो कुछ अदर स्कोरिंग की बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंस रहती है, कुछ स्कोरिंग की भी इंपॉर्टेंस रहती है। नॉर्थ सेट के अंदर इसके संबंधित सवाल पूछा गया, तो आपको स्कोरिंग के बारे में भी बता देता हूँ। अगर अपन बात करते हैं स्कोरिंग के बारे में तो एक तो होता है रेंसन्स क्राइटेरिया, कौन सा क्राइटेरिया, रेंसन क्राइटेरिया रहता है, और ये जो रेंसन क्राइटेरिया होता है ये आपके प्रोग्नोसिस ऑफ पेनक्रियाटाइटिस के बारे में बताता है, किसके बारे में, प्रोग्नोसिस ऑफ पेनक्रियाटाइटिस के बारे में बताता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर उसके अलावा मैं बात करता हूँ अटलांटा क्लासिफिकेशन, ये जो अटलांटा क्लासिफिकेशन होता है
इट इज़ यूज्ड फॉर द, ये किसके लिए यूज होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ पेनक्रियाटाइटिस, ये किसके लिए यूज होता है भाई, आपके क्लासिफिकेशन ऑफ पेनक्रियाटाइटिस के लिए यूज होगा, यूज फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ पेनक्रियाटाइटिस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा देखो, उसके अलावा एक होता है स्कोरिंग, जिसका नाम होता है ग्लासगो, क्या नाम होता है आपके, ग्लासगो इमेज स्कोरिंग, क्या नाम रहेगा इसका, ग्लासगो इमेज स्कोरिंग रहेगा। और ये आपके किसके लिए यूज होता है, ये आपके सीवीटी ऑफ पेनक्रियाटाइटिस को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, सीवीटी ऑफ पेनक्रियाटाइटिस के लिए यूज किया जाता है। आपको स्कोरिंग के अंदर क्या होता है उससे मतलब नहीं है, आपको इसका नाम याद रखना, आपका इसका नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि इसका सवाल, ये जो रैंसन क्राइटेरिया का सवाल है ना, ये नॉर्सेट 22 के अंदर पूछा गया सवाल है कि रैंसन क्राइटेरिया किसके अंदर देखने को मिलता है, तो आपको इसके ऊपर ध्यान रखना है। नॉर्सेट 2022 के लास्ट के अंदर जो पेपर हुआ था उसके अंदर ये सवाल पूछे गए, तो आप ऐसी चीज़ों के ऊपर फोकस करके कोई डायरेक्ट MCQ यहाँ पर देखने को मिल सकता है डियर, है ना। तो ये आपका अदर स्कोरिंग जो रहेगा, जो रैंसन क्राइटेरिया वाला पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये तमाम पॉइंट यहाँ पर क्या रहेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेंगे और उसको सीधा सीधा तरीके से आप याद रख सकते हो। अब यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं, अगर इसके मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो आपको मैनेजमेंट भी बता देता हूं। देखो मैनेजमेंट की अगर अपन बात करें तो मैनेजमेंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, देखो सभी लोग ध्यान से, सबसे पहले मैं बात करता हूं, पेशेंट को हमेशा क्या किया जाता है भाई, NPO रखा जाता है, क्या रखा जाता है, NPO रखा जाता है, गैस्ट्रिक डीकम्प्रेशन किया जाता है, क्या किया जाता है, गैस्ट्रिक डीकम्प्रेशन किया जाता है। और गैस्ट्रिक डीकम्प्रेशन के केस के अंदर अगर अपन गैस्ट्रिक डीकम्प्रेशन करेंगे तो आपके पेनक्रियाज को स्टिमुलेशन कम से कम होंगे और वो पेन जो इंक्रीज हो रहा था स्टिमुलेशन की वजह से वो मिनिमाइज किया जा सकता है। पेशेंट को सबसे पहले क्या किया जाता है, NPO रखा जाता है। NPO की बाद की मैं बात करूं तो NPO के बाद में पेशेंट के अंदर अपन बात कर रहे हैं, अगर अपन जब भी डाइट शुरू करेंगे तो लो फैट डाइट दी जाती है। पेनक्रियाज वाले मरीज को हमेशा क्या दी जाती है, लो फैट डाइट दी जाती है। उसके अलावा उसके अंदर पेनक्रियाटिक एंजाइम्स दिए जाते हैं, क्या दिए जाते हैं, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स। जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं वो हमेशा विथ फूड दिए जाएंगे, किसके साथ में दिए जाएंगे, विथ फूड। और इनकी इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए, इफेक्टिवनेस जो होती है, इफेक्टिवनेस का पता कैसे चलेगा, तो आपको याद रखना रिडक्शन इन स्टेटोरिया, जो फैट ग्लोब्यूल्स आ रहे थे वो अगर उनके अंदर रिडक्शन हो रहा है, उनके अंदर कमी हो रही है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि डाइजेशन हो रहा है फैट का, और वो आपके उसके इफेक्टिवनेस को बताएगा, ठीक है। उसके अलावा देखो पेशेंट को क्या होता है भाई, आपको पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग भी होता है, इंटेक नहीं रहता, तो IV फ्लूइड को देना पड़ेगा, IV टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए। अब यहाँ पर जो अगला इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहेगा, पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया होता है, तो हाइपरग्लाइसीमिया को मैनेज करने के लिए भी पेशेंट के अंदर अगर इंसुलिन वगैरह का यूज़ किया जा सकता है अगर सीवीटी फॉर्म ज़्यादा हो तो। उसके अलावा कैल्शियम ग्लूकोनेट का भी यूज़ किया जाता है जब पेशेंट के अंदर हाइपोकैल्शियमिया वाली प्रॉब्लम थोड़ी सीवियर हो तो, ठीक है। उसी के अलावा देखो पेशेंट के अंदर एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम जो देखने को मिलेगी, वो प्रॉब्लम किसकी देखने को मिलती है, आपके पेन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। किसकी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, पेन की। और पेन के लिए देखो कॉमनली जो पहले तो ऐसा था कि कोई भी जो अपन कह सकते हैं कि ओपियोइड नेचर की दवाएं कॉमनली यूज नहीं की जाती थी, तो अब आजकल ओपियोइड एनाल्जेसिक्स कॉमनली यूज किए जाते हैं, उसके लिए ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं डियर, है ना। लेकिन फिर भी एंड रेयर ऐसा सवाल आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेनक्रियाटाइटिस, तो आपको ओपियोइड वैली को अवॉइड करना है ना। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, माइल्ड जो ओपियोइड एनाल्जेसिक होते हैं ट्रामाडोल वगैरह कॉमनली यूज करता है, और सीवियर पेन के अंदर मॉर्फिन भी यूज किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पुराना आप रेफरेंस देखोगे तो हमेशा मॉर्फिन को कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताया हुआ रहेगा, ठीक है। तो उसका भी आपको थोड़ा आइडिया रखना है, ठीक है। ओपियोइड एनाल्जेसिक्स यूज किए जा सकते हैं और भी अपन एनसेड वगैरह ये सारी दवाएं यूज की जा सकती है, ठीक है। उसके अलावा पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है भाई, आपको पेशेंट के अंदर रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज हो सकती है, और रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज का क्या कारण हो सकता है उसके ऊपर भी आपको मैं बताता हूँ। रेस्पिरेटरी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट रह सकती है, तो उसके लिए देखो आपको एक अच्छा पॉइंट यहाँ पर ये बताता हूँ कि यहाँ पर देखो दो कॉम्प्लिकेशन बहुत कॉमन होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस के अंदर मैं बात करता हूँ तो पेनक्रियाटाइटिस के अंदर जो अर्ली डेथ का कारण होता है वो मुख्य कारण होता है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। और एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के अंदर क्या होगा कि इन्फ्लामेटरी मीडिएटर के रिलीज होने की वजह से
आपकी जो रेस्पिरेटरी कैपिलरीज होगी, पल्मोनरी कैपिलरीज होगी, उसकी परमेबिलिटी बढ़ेगी और फ्लूइड लीक होकर लंग्स के अंदर इकट्ठा होने लगेगा और उसकी वजह से पर्सन को रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज देखने को मिल सकती है, ARDS डेवलप हो सकता है। ये आपका अर्ली जो पेनक्रेटाइटिस की वजह से जो डेथ होती है, अर्ली मोस्ट कॉमन कॉज फॉर डेथ। अगर पेनक्रेटाइटिस की वजह से कोई डेथ होगी तो उसका अर्ली बड़ा कारण क्या हो सकता है भाई, आपके ARDS हो सकता है। उसके अलावा पर्सन के अंदर स्यूडोसिस्ट बन सकते हैं। क्या बनते हैं भाई? स्यूडोसिस्ट। एंजाइम और जो नेक्रोटिक टिश्यू जो रहते हैं उसके द्वारा जो अपन कह सकते हैं एंजाइम फील्ड, जो अपन क्या कह सकते हैं, पाउच इन पेनक्रियाज, पाउच इन पेनक्रियाज, और उनको अपन सूडोसिस्ट कहते हैं। और उन्हीं को रिमूव करने के लिए कई बार क्या की जाती है भाई, सर्जरी भी की जाती है इन सूडोसिस्ट को बाहर रिमूव करने के लिए। तो ये जो तमाम चीज़ें होती है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। इन तमाम चीज़ों को आपको हमेशा ध्यान रखना है और बहुत कुछ आपको सीखने वाला पॉइंट यहाँ पर मिलने वाला है। अब देखो मैं 2-3 क्वेश्चन है वो आपके क्वेश्चन साथ में डील करता जाता हूँ भाई। देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको फटाफट से जवाब देना है। चलो पहले ये सवाल कर लो भाई। देखो ये कौन सा सवाल, यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? देखो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस, क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा भाई? मैंने आपको बता रखा है एल्कोहलिज्म रहेगा। क्रॉनिक का एक्यूट का पूछे गॉलस्टोन, बच्चों के अंदर पूछे तो ट्रॉमा, बाकी वाले सारे कॉज ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। तो बी यहाँ पर क्या रहेगा? बिल्कुल सही जवाब रहेगा। बी यहाँ पर क्या रहेगा? बिल्कुल सही जवाब रहेगा। हाँ बताओ भाई, बहुत अच्छा सवाल है, कॉमन सवाल है, आपसे कई बार पूछा गया है। फटाफट से सवाल को पढ़कर जवाब दीजिएगा। A client is admitted to the hospital with a suspected diagnosis of acute pancreatitis is being assessed by the nurse. Which assessment finding would be consistent with acute pancreatitis? Acute pancreatitis के साथ में कौन सी जो कंसिस्टेंसी है या कौन सी फाइंडिंग कंसिस्टेंट रहेगी? डायरिया नहीं होता, कॉमनली कॉन्स्टिपेशन होता है, बाउल साउंड डिमिनिश्ड हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ब्लैक टेरी का कोई स्टूल का हेमरेज वगैरह इसके स्टूल के साथ में एसोसिएशन नहीं होगा। हाइपर एक्टिव बाउल साउंड नहीं होते, हाइपर एक्टिव होते हैं। ग्रे ब्लू कलर्ड एट द फ्लैंक, बिल्कुल यहाँ पर कौन सा साइन होगा भाई? आपके ग्रे टर्नर साइन का इंडिकेट करता है। ये किसको इंडिकेट करता है? ये ग्रे टर्नर साइन को इंडिकेट करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो ये लास्ट अपना एक इंपॉर्टेंट सवाल, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पेन कंट्रोल इन एक्यूट पेनक्रेटाइटिस, कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस रह सकती है पेन कंट्रोल को करने के लिए इन एक्यूट पेनक्रेटाइटिस? देखो यहाँ पर तो अपन आंसर जो रहता है मेपेरिडीन रहता है, ये सिंथेटिक फॉर्म रहती है। मॉर्फिन कॉमनली क्या कह रहा हूँ मैं, पुराने एडिशंस के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड बना रखा है, लेकिन अपन यूज कर सकते हैं। फ्यूचर के अंदर ऐसे सवाल आने की संभावना बहुत कम होती है। लेकिन ये जो मेपेरिडीन होती है ये बच्चों के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। ये क्या करती है? इट इंड्यूस सीजर, ये सीजर इंड्यूस करवा सकती है। इट कैन इंड्यूस सीजर, ये आपके सीजर को इंड्यूस करवा सकती है, याद रखिएगा, ठीक है। उसी के अलावा अगर अपन बात करते हैं तो जो अपन ट्रामाडोल वगैरह है जो कॉमनली यूज की जाती है, मॉर्फिन भी सीवियर केसेस में यूज की जा सकती है। यहाँ पर जो रहेगा सी, बिल्कुल सी आंसर रहेगा। तो देखो डियर्स, टॉपिक वैसे 2 घंटे का था, लेकिन हमने इसको 1 घंटे से भी कम समय के अंदर हमने डिस्कस कर लिया। सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ में शेयर करी और कंप्लीट मैटर दिया। अब इसमें बावजूद भी अगर कोई आपको डाउट रहता है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको सेशन कैसा लगा उसके बारे में भी आप राय दे सकते हैं और अपन और बेहतरीन इसी तरीके से कंसेप्चुअल चीज़ों को बेहतर तरीके से डील करने का अपन प्रयास करते जाएंगे। तो थैंक यू डियर्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।